ईद के मौके पर भी आज मुस्लिम संगठनों के आह्वान पे बिहार के कई इलाकों में ईद की नमाज के दौरान भी मुसलमानों ने विरोध जताया और काली पट्टी बांधकर उन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये तस्वीरें बिहार के कई अलग अलग इलाकों से आई है। आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठनों ने इस बार ऐलान किया था कि जो ईद की नमाज होगी उसमें हम विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाएंगे और ये तस्वीरें भी कई इलाकों से सामने आई हैं। हालांकि पटना के गांधी मैदान में आज ईद की नमाज अदा करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से मिला और उसके बाद उन्हें टोपी और साफा भी पहनाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ भी पहुंचे, जहां वो हर साल जाते हैं, लेकिन खानकाह मुजीबिया सहित तमाम सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित तमाम संगठनों के पास गए और वहां पर उन्होंने ईद की बधाइयाँ दी। हालांकि इस बार नीतीश कुमार इमारतें सरिया नहीं गए, जो बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की सबसे बड़ी मिल्ली संगठन है मुसलमानों के, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार नहीं गए, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज लखनऊ में ईदगाह जाते वक्त उन्हें जानबूझकर पुलिस ने रोका है। दरअसल आज ईद का पर्व पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव का ये कहना है कि आज जब वो लखनऊ में ईदगाह जा रहे थे तो रास्ते में उनको जानबूझकर आधा घंटा रोका गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। लोगों को त्योहार भी मनाने से रोका जा रहा है। यही नहीं, प्रदेश के मुरादाबाद में भी नमाज पढ़ने जा रहे लोगों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें ईदगाह मैदान जाने से रोका गया। इसी तरह मेरठ समेत कई जनपदों में भी नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कई संवेदनशील जनपदों में ड्रोन से भी निगरानी की गई है। वहीं यूपी पुलिस का ये दावा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और जहां-जहां पर भी घटना घटित हुई है वहां पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता के रेड रोड पे ईद के मौके पर पहुंची और उन्होंने ईद मुबारकबाद की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे सभी धर्मों का पालन करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनके लिए समान है और यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि लाल और गेरुआ यहाँ पे जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उस पर कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राम और बाम को एक साथ यहाँ पे आड़ो हाथ दिया और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वो शांति चाहती है, यहाँ पे कोई दंगे ना हो, उसका यहाँ पे जिस तरह से कह सकते हैं कि राम और बाम दोनों उसका समर्थन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में लोगों को किसी अफवाह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यही कोई चीज होता है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके पास खड़ी है, लोग दीदी को सूचित करें। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हमेशा से सभी धर्मों को लेकर चला है और सभी धर्मों को लेकर चलेगा। यानी जो विरोधी दल है यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे हैं, उनकी राजनीति यहाँ पे चलने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। रमजान के रोजों के बाद पूरे देश के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी आज ईद का त्योहार काफी जोश और खुशी के साथ मनाया गया, जहां लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए और ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आए। यहाँ घाटी के सभी मस्जिदों और खानकाहों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों का हजूम उमड़ पड़ा और सबसे बड़ी नमाज यहाँ श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर लाखों की तादाद में लोग ईद की नमाज के लिए पहुंचे थे। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी यहाँ लोगों के साथ सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में जम्मू कश्मीर में अमन की दुआ मांगी। ईद के मौके पर लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बधाइयां दी, मिठाइयां बांटी और पूरी कश्मीर घाटी में अमन और शांति के साथ ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं घटी और लोग शांति के साथ ईद का त्योहार अपने और अपने परिजन के साथ खुशी के साथ मना रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना की। उन्होंने एक लेख के जरिए कहा कि मोदी सरकार संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर कर रही है, जिस पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना करने पर कहा कि मेरा मानना है कि शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया जा रहा है।
एक अखबार में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण करती है। मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। पिछले 11 साल से अनियंत्रित केंद्रीकरण इस सरकार की कार्यप्रणाली की एक खास विशेषता रही है, लेकिन इसका सबसे खराब प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है। सोनिया गांधी ने कहा कि कई स्कूलें बंद हुई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस के जो लोग हैं उनका प्रभाव बढ़ा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा के मौके पर दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुड़ी पाड़वा रैली हुई। इस रैली में राज ठाकरे ने कहा, जो पिक्चर देखकर जग जाता है वो हिंदू किस काम का। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र वहां पर नहीं तोड़नी चाहिए, उल्टा वहां से चादर और उसकी खूबसूरती हटाकर वहां पर बोर्ड लगाना चाहिए और बताना चाहिए कि यही औरंगजेब महाराष्ट्र के ऊपर और मराठाओं के ऊपर चल के आया था और उसी को हमने यहीं पर गाड़ा है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि अफजल खान की कब्र को भी वहां पर नहीं हटाना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि लाडली बहन योजना का क्या हुआ, जल्द ही लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार बंद करने वाली है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि अच्छे काम हो तो राज ठाकरे उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए सभी लोग अपनी तैयारी पूरी कर ले। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के अपतटीय खनन की निविदाओं को अनुमति देने वाली निविदाओं को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि समुद्री जीवन के लिए खतरे के ओर इशारा करते हुए कहा कि इस प्रभाव का कोई आकलन किए बिना अपतटीय खनन ब्लॉक को निजी कंपनियों के लिए खोलना चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मैं केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार में अपतटीय खनन की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं और आपको यह पत्र लिख रहा हूं। ये पत्र आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पत्र में साफ साफ उन्होंने लिखा कि मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं और इस फैसले की जो केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार में अपतटीय खनन की निविदाओं को आप लोगों ने अनुमति दी है उसको रद्द करने की मांग कर रहा हूं और इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अपने वादे से मुकर गई है। दरअसल महायुति ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा है कि सरकार इस हालत में नहीं है कि किसानों के ऋण माफ करे। किसानों को किस्तों में धीरे धीरे अपने पूरे लोन भरने होंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बचाव किया है और कहा है कि उन्होंने सरकार का रुख बताया है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसको पूरा किया जाएगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर वादा करके पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अजित पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही एकनाथ शिंदे को अजित पवार के बंगले के बाहर भूख हड़ताल करनी चाहिए क्योंकि जब ये वादा किया गया था तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए। हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था
कि सीएए लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब सीएए कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा के लिए तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। इंग्लिश में बोल दीजिए। My special appeal to everybody is, when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. JPC has gone on record to have the widest ever consultation process and highest ever representations being received in the history of democratic India. No other committee has gone so deep. So government has, with a very open heart, referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee, and the Joint Parliamentary Committee had deliberated in detail and also given opportunity to everyone. Now, when the bill is ready, I want to request all the political parties to participate and make your point on the floor of the Parliament. Please don't mislead. In the past few days, I have received very disturbing news of misleading and spreading lies. Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf Amendment Bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Musalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood is breaching all the records. They are saying that this Waqf Amendment provision will take away the qabristans and the masjids. What can be a more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. I would like to request everyone, please mark and identify those leaders who are lying. These same people had misled the nation during CAA. The Citizenship Amendment Act was brought in, and these people said the CAA was brought in to take away the citizenship rights and status of the Muslims. Has any Muslim lost the status of citizenship in the past 1 year? So this kind of misleading campaign and totally misguiding the innocent people are totally uncalled for. दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को एक और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये चौथी कैग रिपोर्ट होगी। लगातार पूर्ववर्ती सरकार में जो
काम हुए हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब जो कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी वो वायु प्रदूषण को लेकर है। ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार के कार्यकाल में उठाए गए कदमों पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों, प्रदूषण जांच जारी करने के तरीकों और सड़क किनारे वाहन पार्किंग को हतोत्साहित करने के लिए बढ़ाई गई दरों के हिसाब से किताब पर सवाल खड़े किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक समिति के तहत 13 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के सितंबर 2020 के ऑडिट से सामने आया है कि सभी स्टेशन अपने आसपास पेड़ों से घिरे थे, जो केंद्रीय मानदंडों के खिलाफ थे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कैग रिपोर्ट पेश आएगी इसमें यह भी बताया गया है कि दिल्ली में जितने भी वाहन चल रहे हैं उसमें से 75% वाहन ऐसे हैं जिनका PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेशन जो होता है वो सही नहीं है। एक बार फिर से मंगलवार में दिल्ली विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर जब कैग रिपोर्ट पेश होगी तो विपक्ष सवाल खड़े कर सकता। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर समेत मैहर में नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। मांस के साथ साथ अंडा, मछली की तमाम दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि इन दुकानों से किसी भी तरह की बिक्री नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मैहर जो कि मां शारदा शक्तिपीठ है और एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर अगले 9 दिन तक किसी भी तरह से मांस या मांस से बने हुए पदार्थ, इस तरह के पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश मैहर में SDM के द्वारा जारी किया गया है और इस पर सख्ती से इस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अगले 9 दिन तक यानी 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध मैहर में लगाया गया है। नवरात्र के दौरान यहाँ पर एक मेला लगता है, प्रसिद्ध शारदा मंदिर के यहाँ पर है, यहाँ पर मेला लगता है और इसमें देश विदेश से भी लोग आते हैं। आपको बता दें कि ये इसके अलावा भोपाल, इंदौर में भी मांस की दुकानों पर चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के त्योहारों पर पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 मध्य प्रदेश। मणिपुर में इंडियन आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन। जी हां, न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक मणिपुर में भारतीय सेना ने मणिपुर पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन मणिपुर के कांगरकोपरी, तेंगलपाल, चंदेल, सेनापति, जिमसिम और बिशनपुर जिले में किया गया है। इन इलाकों से 29 हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद और युद्ध जैसे स्टोर बरामद किए गए हैं। खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने इम्फाल पश्चिमी इलाके में असम राइफल्स, CRPF, ITBP और मणिपुर पुलिस के सहयोग से एक संयुक्त तलाशी और अभियान चलाया, जिसमें 2 AK सीरीज हथियार, एक कार्बाइन और एक 7.62 मिलीमीटर सेल्फ लोडिंग राइफल शामिल थे। इसके अलावा सेना ने एक रीफ, एक कार्बाइन, 2 स्नाइपर राइफल, 2 पिस्टल बरामद किया है। साथ ही भारी गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बिशनपुर जिले में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह चंदन जिले के मुलगाम में सेना का असम राइफल्स, ITBP और CRPF ने 3 तात्कालिक मोर्टार और 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। साथ ही अभी तफ्तीश किया जा रहा है कि आखिरकार इतने भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जो हैं कैसे मणिपुर में दाखिल हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा और नव वर्ष के शुरुआत के मौके पर पंजाब में किसानों ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि किसान निराश हैं कि जिस तरह से उनकी मांगे हैं अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं मानी है। लेकिन वहीं पर 19 तारीख को जिस तरह से किसानों को पंजाब में हिरासत में ले लिया गया और उनके जो पक्के मोर्चे लगे हुए थे, चाहे वो शंभू मोर्चा था, खनौरी मोर्चा था, उसको उठा दिया गया और भारी तादाद में किसानों को नज़रबंद भी कर दिया गया। और इसी को लेके ही किसानों ने आज पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया हुआ है और ये 4 बजे तक जारी रहेगा। और इसी के चलते ही आने वाले समय में किसानों ने अगली रणनीति का भी खुलासा करने की बात कह दी है कि जिस तरह से किसानों का आरोप है कि जो मोर्चों के ऊपर उनका सामान चोरी हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी आने वाले समय में। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों की रणनीति पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या रहने वाली है। विशाल इंग्लिश, न्यूज 24 चंडीगढ़। सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान को रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले मौजूदा सांसद अरुण गोविल ने जेल में रामचरितमानस भेंट की। सांसद अरुण गोविल ने मेरठ जेल में बंद बंदियों को 1500 के करीब रामायण वितरित की। उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ने से उन्हें सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने में मदद मिलेगी। सांसद को देखकर कई कैदियों ने उनके पैर छुए और कुछ तो भावुक हो गए। रामायण वितरण के दौरान जेल अधीक्षक समेत कई जेल अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने कैदियों से कहा कि वो अपने परिवार का ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें।
जानकारी के मुताबिक जब सांसद अरुण गोविल ने साहिल और मुस्कान को रामायण दी तो उनके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। हालांकि जेल में कैदियों को रामायण वितरित करने के दौरान अरुण गोविल ने साहिल और मुस्कान से अलग से कोई भी बात नहीं की। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। दिल्ली में रेखा सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री यात्रा के लिए पिंक टिकट की जगह पर वो डिजिटल यात्रा कार्ड लाने के लिए कवायद शुरू करने जा रही है। दरअसल में इसी कार्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में घेरने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो दिल्ली में महिलाओं की जो पिंक टिकट सेवा है उसको बंद करना चाहती है कि आखिर दिल्ली में अगर महिलाएं जो बस में फ्री में सफ़र कर रही थी उनके लिए अगर सफ़र बंद हो जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। साथ ही दिल्ली के अलावा दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए जो इलाके हैं, चाहे वो शहर नोएडा हो, गुड़गांव हो या फिर गाज़ियाबाद और आसपास के इलाके से जो महिलाएं दिल्ली में काम करने या पढ़ने आती हैं उनके लिए ये एक मुसीबत बन जाएगी। जिस तरीके से काफ़ी तादाद में जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनके लिए परिवार वाले ये सोचते हैं कि उनकी बच्चियों के लिए बसों में यात्रा फ्री है तो पढ़ाई का खर्च वो उठा लेंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।